हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय की। तो कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी इस तरह से हम करेंगे कि हमारे 100% क्वेश्चन कवर हो जाए और हमारे 100% नंबर आए। तो हम इस अनुसार तैयारी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने प्रश्न बैंक से हम ये तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हमने गद्य खंड के और काव्य खंड के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे गद्य और काव्य के क्षितिज में से। तो क्षितिज के गद्य और काव्य के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं और इसके साथ ही कृतिका के भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हमने। एक एक नंबर के सारे प्रश्न कर लिए थे पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में देख सकते हो या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 10वीं हिंदी में देख सकते हो। तो आज हम करेंगे इसमें काव्य बोध में, व्याकरण में काव्य बोध के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम कर लेंगे। काव्य बोध के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, उसके बाद दो दो नंबर के क्वेश्चन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न बैंक में इकाई 2 जो दे रखी है वह काव्य बोध की है। तो इसमें दे रखा काव्य बोध, काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, छंद, दोहा, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश। तो काव्य बोध के जितने भी व्याकरण के प्रश्न उत्तर है उसका वीडियो हमने बना दिया है कक्षा 10वीं संपूर्ण व्याकरण के अंतर्गत। यदि आपने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए, जिसमें यह पूरा सिलेबस कवर कर लिया था हमने। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे इकाई पे कुल अंक 14 है, मतलब 14 नंबर के क्वेश्चन इन सब में से पूछे जाएंगे। और इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 नंबर वाले 7 प्रश्न होंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। 7 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से एक एक नंबर के। 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार यहाँ कुल 3 प्रश्न होंगे। तो 2 और 3 अंक के प्रश्न के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रखे हैं कक्षा 10वीं बोर्ड में जो आ सकते हैं वो सारे। और इसके बाद प्रश्न बैंक में से जो प्रश्न होंगे 2 और 3 नंबर वाले वह भी किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एक नंबर के क्वेश्चन आज करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर पहला दे रखा काव्य बोध में वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। रामचरितमानस के कवि है तुलसीदास और यह अवधी भाषा में है। दूसरा है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता है। तो अभी हमने देखा रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। अगला प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। अगला प्रश्न है दोहा छंद में मात्राएं होती है। तो दोहा छंद में मात्राएं होती है 24 मात्राएं होती है दोहा छंद में। इसके बाद अगला प्रश्न है चौपाई छंद प्रकार है। तो चौपाई छंद किस प्रकार का प्रकार है, मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्तक छंद का या गेय छंद का। तो इसका आंसर आएगा मात्रिक छंद का, क्योंकि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। तो ये मात्रिक छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसके बाद अगला प्रश्न है अबलो नसानी अब न नसे हो पंक्ति में निहित रस भाव है। तो कौन सा भाव है यहाँ पर इस पंक्ति में, तो इसमें आंसर आएगा शांत रस है। इसमें शांत रस है, भक्ति का पद है और इसमें शांत रस है। इसके बाद अगला प्रश्न है रस के अंग या अवयव माने गए हैं। रस के अंग या अवयव माने गए हैं। तो रस के अंग 4 होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं। स्थायी भाव, रस के अंग 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, विभाव के बाद आएगा अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। इनका क्रम आप आगे पीछे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें 4 अंग लिखने, तो 4 अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। तो रस के अंग 4 होते हैं। अगला प्रश्न है शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार है। तो शब्द अलंकार जो होते हैं, शब्दालंकार, उनके प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, तो इसका आंसर आएगा
इसका आंसर आएगा अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं। तो छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं छह तत्व माने गए छंद के प्रमुख। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर हमें लिखना है यहाँ पे। इसमें पहला है, रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति कराने वाला कहलाता है। तो रंगमंच पर जब हम देख रहे हैं तो कैसा होगा? दृश्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य वह काव्य होते हैं जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो रंगमंच पर जिसे देखेंगे तो वह होगा दृश्य काव्य। अगला है, चौपाई छंद में मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, कामायनी है खंड काव्य है या महाकाव्य है? तो कामायनी जो है खंड महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य और कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद अगला है, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है। तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता, आलंबन। अगला प्रश्न है, श्रव्य काव्य के भेद है। तो श्रव्य काव्य के भेद होते हैं 3। श्रव्य काव्य के भेद है 3। अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम की परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है यह पता नहीं है हमें। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो यह परिभाषा है भरत मुनि की। इसके बाद अगला जो 8वां प्रश्न है, रश्मिरथी खंड काव्य की रचना है। तो रश्मिरथी किसकी रचना है? तो यह कवि दिनकर की रचना है। इसके बाद अगला है, जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध न हो उसे कहा जाता है। तो उसे मुक्तक काव्य कहा जाता है, जिसमें अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान थे। अब हम अगला जो प्रश्न है वह देखेंगे, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें हम सही जोड़ी बनाकर लिखेंगे। तो इसमें जो खंड अ में दे रखा है, पृथ्वीराज रासो, संचारी भाव की संख्या, महाकाव्य, शांत रस का स्थायी भाव और पंचवटी। खंड ब है 33, महाकाव्य, निर्वेद, खंड काव्य और रामचरित मानस। तो अब इनकी सही जोड़ी बना लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो है यह पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। संचारी भाव की संख्या 33। इसके बाद आएगा महाकाव्य, रामचरितमानस, शांत रस का स्थायी भाव होता निर्वेद और पंचवटीय खंड काव्य। तो बहुत आसान सी जोड़ी थी। आप 1 या 2 बार इन प्रश्नों को देख लोगे तो आपको ये ध्यान रहेंगे और ये याद रहेंगे, आप एग्जाम में आसानी से कर सकोगे। इसके बाद अगली जो जोड़ी है उसमें खंड अ में दे रखा है, जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। दूसरा है, नायक नायिका का मिलन, हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य, रागात्मकता की प्रधानता वाला मुक्तक और अगला है साकेत। तो इनकी जोड़ी बना देते हैं। खंड ब में दिए गए से मैथिली शरण गुप्त, उद्दीपन विभाव, गेय मुक्तक, श्रृंगार रस और रामचरित मानस। तो जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न हो, उद्दीपन विभाव, नायक नायिका का मिलन, श्रृंगार रस होता है, हिंदी का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, रागात्मकता की प्रधानता वाला मुक्तक गेय मुक्तक और साकेत जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों का हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला जो है, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? तो इसका आंसर आएगा महाकाव्य में। तो आपको यदि एक वाक्य में उत्तर लिखना है तो आपको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है एक वाक्य में। यदि उत्तर लिखने का यहाँ प्रश्न हो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो आप एक शब्द में भी उत्तर लिख सकते हो और वहाँ केवल महाकाव्य लिखोगे तो आपका राइट है। लेकिन जब एक वाक्य में लिखना हो तो आपको पूरा वाक्य लिखना है। जैसे इसका आंसर आएगा कि नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किसके स्थान पर आ जाएगा? महाकाव्य, महाकाव्य में मिलता है। नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। दूसरा प्रश्न है, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा खंड काव्य।
खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। तो इसका आंसर होगा जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। इसके बाद तीसरा है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। अगला है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ कौन सा रस होता है? तो जब विरह का वर्णन होगा तो वहाँ पे होगा वियोग श्रृंगार। वियोग वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, जबकि विरह का वर्णन वियोग श्रृंगार में होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है? स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आंसर आएगा, आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती है। उद्दीपन विभाव कहलाती है। उद्दीपन विभाव कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो ऐसी रचना को हम कहते हैं छंद। छंद कहते हैं। इसके बाद अगला, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। इसके बाद अगला है, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या 9 मानी गई है, और वात्सल्य रस को भी यदि जोड़ देंगे तो रस हो जाते हैं 10। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है? तो इसमें रौद्र रस है। इसमें रौद्र रस है। रौद्र रस है। तो हम यहाँ लिखेंगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में रौद्र रस विद्यमान है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। हर पद में, हर चरण में 16 रचना होती है चौपाई छंद में। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न हो चुके हैं। अब हम देखेंगे सत्य असत्य। अगला जो प्रश्न नंबर 5वां है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता। तो यह असत्य, क्योंकि प्रबंध काव्य में तो पूर्वापर संबंध होता है। दूसरा है, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। तो यह भी असत्य है, क्योंकि अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इसके बाद अगला है, विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। तो यह सत्य है। यह सत्य है। इसके बाद है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो यह भी सत्य है। अगला है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है, तो इसमें असत्य आएगा। उपमा अलंकार यहाँ पर नहीं है। अगला देखेंगे, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। तो यह सत्य है। इसके बाद अगला है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है। तो यह भी सत्य है। रस और उनके स्थायी भाव से संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1 नंबर वाले प्रश्न में आते ही हैं। तो आपको रस और उनके स्थायी भाव याद होने चाहिए। 10 रस है और 10 उनके स्थायी भाव है। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तो यह सारे हमने प्रश्न संपूर्ण व्याकरण जब करी थी उसमें कर रखे हैं, तो आप वो देख सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो यह सत्य है। अगला प्रश्न है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो यह असत्य है। इसके बाद अगला है, महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। तो यह सत्य है। इसके बाद अगले जो प्रश्न है 30-30 शब्द में उत्तर देने के, उनको हम अलग से करेंगे, जिससे कि आपको ये सारी तैयारी आसानी से हो जाए। और इसके साथ ही 75 शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न भी हम कर लेंगे, जिससे कि हमारी सारी तैयारी हो जाए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।